My dear student, now we are going to teach you polynomials, chapter 2, NCERT class 10. Okay. So in this chapter, we will discuss all the things regarding the polynomials, line by lines from your books. Okay. Apart from that, we will learn through the graphs, through the some real experiment. Okay. So इन सारी चीज़ों के जरिए हम लोग इस चैप्टर को सीखेंगे. Beside these all things, we will learn something extra about this chapter, maybe beyond from your NCERT book. So be ready for that. In the first part, I will not go through your books, but I will cover a summary of this whole chapter. Okay? So let's start. Say this, polynomial, class 10. Okay? सबसे पहले तो इस वर्ड का हम लोग मतलब समझते हैं कि what is the meaning of polynomial. ये आप लोग जो है क्लास 9th में भी इसके बारे में सुन चुके हैं और क्लास 8th में भी इसके बारे में आपने सुना है. पॉली के बारे में तो जाना ही है. पॉलीगॉन्स, गॉन्स मीन्स साइड्स, मेनी साइड्स. नॉमियल मीन्स आप कह सकते हैं टर्म्स. टर्म्स क्या होता है सर? टर्म्स तो ये कुछ होता है, जैसे मैंने लिखा x प्लस एक्स स्क्वायर. ये लाइक टर्म तो नहीं है ना, तो इसको हम टर्म बोलेंगे. लेकिन अगर मैं ऐसे लिखा कि x प्लस एक्स, तो ये तो दिखने में भले 2 ही टर्म्स लग रहे हैं, लेकिन है तो एक टर्म 2x हो जाएगा. सो भले ये 2 टर्म दिख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही टर्म है. और भले ये 2 टर्म दिख रहे हो, लेकिन ये 2 ही टर्म है. इसका आंसर x प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा. ओके, इसका भाई वैल्यू क्या होगा? x प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा. तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 2 टर्म है, राइट, तो पॉली ज्यादा, एक से ज्यादा. ओके, सो ये हो गया पॉलिनोमियल. क्लियर है ये चीज? अच्छा, तो कंफ्यूजन यहां पर आता है कि सर फिर ये जो x है, क्या ये x हमारा पॉलिनोमियल है? और बुक में इसके बारे में दिया है. ये तो सर एक ही टर्म है, राइट? नहीं, ये एक्चुअल में एक से ज्यादा टर्म है. देखिए मैथ्स में मैं इसको लिखूंगा x प्लस 0x लिख सकता हूं. भाई मैंने तो x से लिखा है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि एक से ज्यादा टर्म हो गया. एक से ज्यादा टर्म हो गया. दिस मीन दिस इज व्हाट? x इज आल्सो अ पॉलिनोमियल. क्लियर? अच्छा, बुक्स में आप ये भी देखेंगे कि सर ये जो 5 है ना, कोई कांस्टेंट नंबर है ना, इसको भी क्या बोला गया है? पॉलिनोमियल. ये तो वेरिएबल है, ये तो वैसे भी पॉलिनोमियल हो गया. अब सर ये 5 कैसे पॉलिनोमियल है? 5 तो 5 ही होता है. तो देखिए 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 प्लस 0x लिख सकता हूं, या फिर 5x रेज टू पावर 1 एंड 0x, ये भी हो सकता है. से दिस वेरी सिंपल. सॉरी, ये थोड़ा सा अलग हो गया, बट ये तो थोड़ा सा अलग हो गया. ये 5 नहीं रहा, तो यहां पर अगर मैं 0 कर देता हूं तो 5x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये तो हो गया 5 प्लस 0 इंटू एक्स 0. तो फाइनली क्या बना? फाइनली तो 5 ही बना. तो हम 5 को भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ताकि वो हमें 2 टर्म्स में दिखाई दे. इसलिए 5 भी क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया. 5 की तरफ पाई भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है. पाई भी एक पॉलिनोमियल है. तो जो नंबर आप लिख सकते हो ना, वो सब के सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है. जब 5 हो गया, ये कांस्टेंट नंबर भी पॉलिनोमियल हो गया, ये x भी पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है, अब इससे आगे बढ़ के हम जरा देखते हैं कि सर अगर ये पॉलिनोमियल है तो टर्म्स कितने हैं इसमें? देखा जाए तो टर्म्स कितने हैं? तो बेटा इसमें तो वैसे तो 2 टर्म हो गए, लेकिन माना क्या जाएगा? एक ही टर्म. तो एक टर्म का पॉलिनोमियल है ये. अच्छा, ये वाला कांस्टेंट टर्म है ये, है ना. अब देखिए 1 बाय 1 में आता हूं और मैं एक सीरीज लिखते जाता हूं और आपको ये खुद पता चलते चला जाएगा, है ना. तो 0 पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता है. अब जैसे 0 को मैं क्या बोलूंगा? 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल. ठीक है. अच्छा जी, 5 को मैं क्या बोलूंगा? सर 5 को आप ऐसे बोल सकते हैं क्या? 5x पे पावर 0 आप बोल सकता हूं, ये तो मैं बोल सकता हूं. तो ये कांस्टेंट नंबर है. दिस इज व्हाट? अ कांस्टेंट नंबर.
ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो मैं इसको बोलूंगा भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके आगे क्या बढ़ेगा, इसके आगे मैं लिखता हूं 5x, 5 मतलब 5x पे पावर 0, अब 5x पे पावर 1 कर देता हूं, तो अब ये क्या होगा, ये है हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल। क्योंकि सर 5x पे पावर 0 ये तो सर एक ही टर्म है। ओके, अगर ये एक टर्म है तो बेटा और ले लो, ठीक है। चलो मैं फिर ऐसे 5x पे पावर 0 प्लस 5x पे पावर ये 5x पे पावर 1 प्लस 5x पे पावर 0, और फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5x प्लस 5। बेटा ये तो पॉलिनोमियल है ना, ये तो पॉलिनोमियल है और इसमें दो टर्म है, ये पॉलिनोमियल इसमें एक ही टर्म है। क्लियर है ये चीज? तो भाई मैं इसको भी क्या बोलूंगा कि मैक्सिमम डिग्री कितनी है, यहां पर पावर 1 लगा देता हूं, नहीं भी लगाऊंगा तो भी चलेगा। तो मैं बोलूंगा सर इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो तो हमारा 1 दिखा रहा है, तो मैं बोलूंगा ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो आई होप कि ये पॉलिनोमियल के बारे में समझ में आया होगा। अच्छा सर ये कैसे होगा सर, ये 0 पॉलिनोमियल, बेटा जो 0 है वो 0 पॉलिनोमियल होगा। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, बट ये जैसे x पे पावर 0 आएगा तो ये क्या बन जाएगा सर, ये x पे पावर 0 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कांस्टेंट नंबर जो दिया है वही है ये। अच्छा ये 5x पे पावर 1 या 5x पे पावर 1 प्लस 5x पे पावर 0, अब 1 के बाद 0 ही लगा सकते हैं, ठीक है, छोटा नंबर ही कर सकते हो ये, क्योंकि मैक्सिमम पावर देखना है। सो मैक्सिमम पावर तो 1 हुआ, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा ये देखिए 5x पे पावर 2 प्लस 5x पे पावर 1 प्लस 5x पे पावर 0। अब ये जो चीज है मैं इसको कई तरह से लिख सकता हूं, देखिए ऐसे भी लिख सकता हूं 5x पे पावर 2 प्लस 5x पे पावर 1। ये एक्चुअली में वैल्यू अलग अलग है, लेकिन x पे पावर कैसा है सब में, मैक्सिमम पावर कितना है x पे 2 है। सो ये जो है मैं इन सबको क्या लिखूंगा, मैं इनको लिखूंगा 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल में यहां पर टर्म्स कितने हैं, इधर टर्म्स है 3, इधर टर्म्स है 2 और इधर टर्म्स है 1। तो क्या ये पॉसिबल है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल और उसमें 2 टर्म हो जाए, सॉरी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल और 2 टर्म्स हो जाए, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो एक ही टर्म्स हो, क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, दिख रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर होगा फिर होल नंबर है होगा, है ना, उससे 1 कम, फिर होल नंबर उससे 1 कम, तो ये बनेगा, और नेगेटिव में नहीं जा सकते हो आप। तो मैं ये भी पैटर्न देख रहा हूं कि अगर x पे पावर मैक्सिमम 2 है तो टर्म्स मैक्सिमम कितने बनेंगे, 3, 2 भी बन सकते हैं, एक उससे कम भी बन सकता है, लेकिन उससे एक ज्यादा भी बन सकता है, ठीक है, मैक्सिमम उससे एक ही ज्यादा रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, सो यहां तक तो ये हो गया हमारा भाई 0 पॉलिनोमियल, यानी 0 को 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। 5 या कोई भी कांस्टेंट नंबर, आप यहाँ पर 6 रख लो, 7 रख लो, और x पे पावर 0 लगा दिया क्योंकि इसको 1 बनाना होता है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। या 0 डिग्री पॉलिनोमियल, चलो ये भी मैं लिख लेता हूं कि या 0 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, आप लिख लो पॉलिनोमियल। ये मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 2 है तो कितना है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब इसमें पैटर्न आप देखोगे सर, अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो मैक्सिमम टर्म्स कितने बन सकते हैं, 2,
क्योंकि 1 तो होगा ही, उससे जस्ट नीचे वाला 0 हो जाएगा। नेगेटिव में नहीं जाना है, तो 2 होगा तो मैक्सिमम इस तरह से कितना बनेगा, 0 से लेकर 2 तक ऐड करो सारे होल नंबर 3, तो 3 टर्म्स बन जाएंगे। देखो आप सीरीज देखो, तो क्या सर इन तीनों में से मैं किसी को भी ले सकता हूँ? हाँ, किसी को भी ले सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि ये रहना चाहिए, x पे पावर 2 होना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों में से, जैसे मैक्सिमम पावर 2 डिग्री है ना, तो जिसपे 2 है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। देखो सब में लिया है मैंने, और जो बच गया है 2, उसमें से किसी एक को ले। तो इस वाले में मैंने इसको लिया है, और इस वाले में मैंने इसको लिया ही नहीं है। ले सकता हूं मैं आगे, मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको बहुत अलग अलग वैरायटी देकर लिख सकता हूं। मैंने इसको लिख दिया कि सर ठीक है 5x पे पावर 0, ये भी 2 टर्म वाला हो गया, और सिर्फ 5x पे पावर 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ 5x पे पावर 2। तो आप देख सकते हो कि सब में जो है, हर एक में यहां पर ये 1 टर्म, ये 3 टर्म, सब में जो है x पे पावर 2 है कि नहीं है। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। टर्म्स देखो, 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। और 2 टर्म वाले में देख लो वेरिएशन कि सर x पे पावर 2 तो रहेगा ही, अब बाकी का एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको, तो ये सब, ये चारों के चारों जो है, ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। ओके, आगे मान लो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लेना पड़े तो ले लेते हैं। देखो मैं सिर्फ 5 का ही सीरीज ना लूं, तो यहां पर मैं 2 ले लेता हूं। 2x पे पावर 3 प्लस 3x पे पावर 2 प्लस 2x पे पावर 1 एंड प्लस 5x पे पावर 0। अब आप बोलो कि मैक्सिमम पावर कितना है? सर मैक्सिमम पावर तो इसमें है 3, तो टर्म्स कितने होने चाहिए? टर्म्स तो सर फिर 4 होने चाहिए मैक्सिमम, यानी सारे के सारे टर्म्स हमने ले लिए। आप लोग एक बात सोचेंगे कि सर यहाँ पर 2, 3, 2, 5 ये कैसे रखा? ये बेटा आपकी मर्जी है, कोई भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब रियल नंबर आप रख सकते हो। यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आप रख लो। x की जगह पर सर x ही रखना है क्या? y रख लो, वेरिएबल रखना है। लेकिन अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल बनाओगे तो एक तो x पे पावर 3 होना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर x पे पावर 3 होगा तो क्या चीज और नहीं होना चाहिए? तो सर ये जो पहला है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ x, द कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर नॉट इक्वल टू 0। कि भाई अगर आपने 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलना है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर फिर क्या बनेगा? 2 बनेगा। और आप बोल रहे हो 3, तो 3 तो गायब हो जाएगा। तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर x की पावर 3, इसका कोएफिशिएंट 2 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा सर नेगेटिव नंबर लेने क्या ले लो, इरेशनल ले लो, कुछ भी ले लो, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि सर मैक्सिमम पावर हम 3 को कंसीडर कर रहे हैं, तो 0 जैसे लोगे 3 गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं? ये तो आप भी बता सकते हो कि ये तो सर रहना चाहिए 2x पे पावर 3, ये तो रहेगा। अब इन तीनों में से मैं तीनों को ले लूं, किसी 2 को ले लूं, किसी एक को ले लूं, मेरी मर्जी। तो मैं भी क्या करता हूं, मैं किसको ले लूं, इस 3x स्क्वायर को और 2x पे पावर 1 को, इसको ले लिया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, एक बार और देखते हैं, ये 2x पे पावर 3 तो रहेगा ही रहेगा। फिर मैंने इसको लिया, अब इसको ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 0। अब देखो 5x पे पावर 0 असल में क्या है? असल में ये सिर्फ 5 है और कुछ नहीं है। तो मैं क्या इसको वैसे ही लिख दूं? चलो सिर्फ 5 लिखता हूं। 5x पे पावर 0 मतलब सिर्फ 5। अच्छा सर मैं एक बार और थोड़ा सा और डिफरेंस कर लेता हूं, डिफरेंट लिख लेता हूं। 2x पे पावर 3, 2x पे पावर 3 प्लस, भाई मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया। अब इसको और इसको ले लेते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं। तो चलिए ले लीजिए, 2x पे पावर 1 प्लस 5x पे पावर 0, यानी सिर्फ 5। तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है सर, तो अब आप देख सकते हो कि 3 टर्म तो मैंने लिया, लेकिन 3 टर्म को मैंने कितना देखो अलग अलग करके लिख दिया।
ठीक है, तो ये सब कितना है, ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूं ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, ये सारे के सारे जो है वो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्लियर है यहां तक? लेकिन सर ये क्या थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है? हाँ, मैक्सिमम पावर देखना है। तो टर्म्स कितने हैं सर? टर्म्स जरूरी थोड़ी है 4 ही होंगे। अगर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 4 टर्म्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। भाई उससे ज्यादा करने के लिए आप बताओ क्या करोगे? या तो इस पावर को क्या करोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे। भाई x पे पावर 3 है तो अब x पे पावर क्या करेंगे बताइए, 3 और 2 के बीच वाला नंबर रखेंगे तभी तो होगा ना। इससे बड़ा 4 टर्म से ज्यादा, या फिर नेगेटिव में जाना पड़ेगा। और इन दोनों पर रोक लगा दिया गया है कि सर ये जो पावर है ना, इंडेक्स है ना, एक्सपोनेंट है ना, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, पावर should not be in negative and fraction। भैया पावर देखो दो चीज के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस। उसके अलावा होल नंबर होना चाहिए, 0 तक आएगा, फिर इससे पहले इसके पीछे नेगेटिव जाएगा, तो ये चीज होगी। अच्छा, और भी सर लिख सकते हैं, और भी लिख लो बेटा, आप सिर्फ 2 ले लो फिर 1 ले लो। चलो ये 2 अगर लोगे तो अब इसके बहुत सारे वेरिएशन बन जाएंगे। 2x पे पावर 3 तो रहेगा, फिर एक बार क्या आ जाएगा 3x², फिर 2x पे पावर 3 तो रहेगा, फिर क्या आ जाएगा 2x पे पावर 1 ले लो, फिर 2x पे पावर 3 तो रहेगा, फिर क्या ले लो 5 ले लो। तो ये 2 टर्म्स का हो गया। और सर 1 टर्म का होगा तो बस यही रहेगा, ये तो रहेगा। तो दिस इज 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स एंड 4 टर्म्स। तो अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो आप उस पॉलिनोमियल को 4 टर्म्स तक लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन सर ये कैसे डिसाइड होगा, ये जो हमने लिया है कांस्टेंट नंबर लिया है बेटा, एक चीज बस यहां पर ध्यान देना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। ये देखिए, पावर शुड बी डिग्री पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर नॉट इक्वल टू 0, बस इतना कंडीशन है। तो सर यहां पर क्या रखें बेटा, जो मर्जी करे वो रख लो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी रियल नंबर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर मेरा 4th डिग्री का पॉलिनोमियल बनाता तो क्या होता फिर? 4th डिग्री का पॉलिनोमियल देखो बना लेते हैं, एक और लास्ट है ना, 4th डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहां से 4th डिग्री पॉलिनोमियल, जैसे मान लो कि सब अब 5 ले लेते हैं, तो 5x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 3 प्लस 5x पे पावर 2 प्लस 5x पे पावर 1 प्लस 5x पे पावर 0। ओके सर, एक चीज और कंफर्म करिए कि क्या यहां पर सिर्फ प्लस ही लगेगा? नहीं, माइनस भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। तो मैंने दोनों लगा दिए, जो चूज करना है वो ले लो। उसके बाद मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखूंगा, ठीक है बेटा। तो ये आप जो लेना है ले लो, बस एक चीज का ध्यान रखना है, सुनो, क्या चीज चेंज नहीं कर सकते हो, ये चेंज नहीं कर सकते हो। और यहां भी 0 नॉट एप्लीकेबल। अगर तुमने इसको बोला है कि सर ये तो 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ 5 की जगह पर 0 नहीं लिख सकते हो, बाकी कुछ भी लिख सकते हो। तो सर ये सारी जगहों पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखा है बेटा, कोई भी रियल नंबर लिख लो, कोई भी रियल नंबर लिख लो, 5 ही जरूरी नहीं है। सर प्लस लो कि माइनस लो बेटा, कुछ भी ले लो। सर इनमें से 3 को लो, 2 को लो, 1 को लो कि 0 में, बेटा कुछ भी ले लो, कुछ भी छोड़ दो। तो कंफर्म क्या लिखना है बताओ? अगर 4th डिग्री का पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो कंफर्मेशन में जो आएगा वो सिर्फ ये आएगा, x पे पावर 4 ये रहना चाहिए, और इसका जो कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है सर। यानी कि अगर 4th डिग्री का मैं पॉलिनोमियल लिखूं तो मैं x पे पावर 4 पहले लिख लो, हाँ लिख लीजिए। सामने भी कोएफिशिएंट क्या है सर? 1 है। क्या मैं यहां पर मेरा मन कर रहा है 0 कर दूं? ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो आप। ओके सर मेरा मन कर रहा है √3 लगा लो, अलाउड है। आगे सर भी मेरा मन कर रहा है
लिखते जाओ, जो मर्जी करे कोफिशिएंट में लगा लो, बट एक चीज याद रखना कि जो x पे पावर लगेगा वो होल नंबर में होगा। तो 3 बच गया, 2 बच गया, देखो पावर पे 3 बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया, 0 बच गया। अब आप चाहते हो कि सर x पे पावर 3 यहां पर क्या लिखूं सर? अच्छा, ये प्लस लूं कि माइनस लूं? आपकी मर्जी। यहां भी प्लस लूं कि माइनस लूं? आपकी मर्जी। यहां सर चलो माइनस ले लेता हूं, यहां भी माइनस ले लेता हूं, और यहां पर सर मैं इस बार 4 ले लेता हूं, ठीक है कोई बात नहीं। x पे पावर 2, सर यहां पर मैं 2 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। यहाँ पर सर x पे पावर 1, और यहाँ पर ऐसे ही लगने देता हूँ, इधर प्लस लगा देता हूँ। यहाँ पर सर मैं 5 पे पावर 0 रख देता हूँ, 5x पे पावर 0, यस 5x पे पावर, ये x पे पावर 0, और इधर सर मैं प्लस ले लेता हूँ, माइनस हटा देता हूँ। तो जो मर्जी करे वो कर लो, आपको बस क्या चीज का ध्यान रखना है कि सर 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो ये रहना चाहिए, और इसके सामने वाला 0 नहीं होना चाहिए। आपने लिख दिया वो पॉलिनोमियल। अब उसको चाहो तो चूंकि 4th डिग्री पॉलिनोमियल है तो 5 टर्म में ले जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप चाहो 4 टर्म में लिखना तो 4 टर्म ले लो, इनमें से आगे कोई भी 3 ले लो। 2 टर्म में लिखना है, 3 टर्म में लिखना है, 1 टर्म में लिखना है, या ठीक है समझ में आया? तो 1 टर्म में अगर लिखना है तो बस ये सिर्फ इतना। तो 4th डिग्री का पॉलिनोमियल 1 टर्म में भी हो सकता है। क्लियर है ये बात? चलो अब देखो एक चीज यहां पर कि सर ये जो आपने लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर 0, ये क्यों? रीजनिंग बताइए। रीजनिंग बहुत आसान है इसका। ये बेटा इसलिए है कि आपने तो बोला है कि भाई ये मैंने सीरीज लिखा है कि मुझे ना 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए, x पे पावर 3 यहां पर, और इसको आपने 0 कर लिया, थोड़ी देर के लिए इसको आपने 0 कर लिया, तो ये टर्म क्या गायब नहीं हो जाएगा? ये टर्म गायब होगा तो मैक्सिमम पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो आप कह सकते हो क्या कि x पे पावर 3 मैक्सिमम टर्म है, यानी 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है? नहीं कह सकते। इसलिए ये रूल बताया गया कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, बस। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया। ये बात एक आपने लिखी है कि सर पावर शुड नॉट बी इन नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। पावर जो है ना सर, ये इंडेक्स जो है ना, ये 3, 2, 1 ये जो चल रहा है, ये 2 चीजें हैं, ये तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। टर्म्स एक अलग चीज है, टर्म्स आप मैक्सिमम पावर जितना भी होगा उससे एक ज्यादा टर्म आप बना सकते हो। मान लो कि x पे पावर 32 है, तो यानी 32 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसमें टर्म कितने होंगे? मैं बोलूंगा सर उसमें टर्म जो है ना 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। चूंकि 32 है ना तो 33 तक हो सकता है। 34 हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जितना भी मैक्सिमम पावर होगा उससे टर्म्स एक ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं वही होगा। इसलिए देखो 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल एक ही टर्म है, तो मेरे ऊपर है, लेकिन ये जरूरी है और उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ओके आगे देखते हैं। हाँ अब ये क्यों होता है सर? ऐसा क्यों? ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, ये वाला जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, ये सर ऐसा क्यों? ये जो सर आपने स्टेटमेंट लिख दिया कि पावर शुड नॉट बी इन नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, कि पावर जो है ना ये नेगेटिव में और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो ये क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? क्यों नहीं सर लिख सकते? देखो इसका एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। हमने ये देखा, मैंने एक जनरल सा बात मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या करिए, 0 वेरिएबल इस बार ना x ही ले लो, चलो x अच्छा है। x पे पावर मान लो कि 6 टर्म का आपको लिखना है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, प्लस एंड माइनस। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, प्लस और माइनस का आगे कर लेंगे, है ना। और फिर क्या करता हूँ, x पे पावर, फिर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगा इधर, और फिर x पे पावर 5 लिख देता हूँ, फिर मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, और इस तरह से ये मेरा ये बॉक्स कुछ बता रहा है। चलिए इसी तरह से बना लेते हैं हम लोग। हाँ अब देखिए यहाँ x पे पावर 4, x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1 एंड लास्ट
x पे पावर 0। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्लस लगा लूं या माइनस लगा लूं, दोनों में लगा सकता हूं। ठीक है, ये तो मेरी मर्जी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, प्लस होगा भी माइनस होगा, प्लस ले लूं या माइनस ले लूं। प्लस माइनस में से कोई भी आप एक ले सकते हो, ये आपके ऊपर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब मैं ये पॉलिनोमियल ही लिख रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये मैंने 0 लिख दिया तो क्या ये किसी काउंट में है? किसी काउंट में नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा कि सर अगर 6th डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है तो इसको हटाना पड़ेगा। हटा दिया मैंने। और यहां पर क्या नहीं होना चाहिए था सर? 0 नहीं होना चाहिए तो अभी छोड़ दिया, 1 हो गया। ये हो सकता है, तो मैं इसमें भी बॉक्स लिख देता हूं, है ना, यहां भी बॉक्स बना देता हूं। अब देखो, ये बॉक्स में नंबर्स भरने हैं आपको। ठीक है, जो भरना चाहते हो वो भर लो। बस यहां पर आपके लिए कंडीशन है, शुड नॉट बी 0, शुड नॉट बी 0, है ना, ये एक कंडीशन हो गया। अच्छा, अब क्या क्या कंडीशन है कि सर जो इंडेक्स है ना, देखो ये जो इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स है, पावर है, ये क्या नहीं होने चाहिए? तो ये जो है ना पावर नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन एंड नेगेटिव। फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो ये एक कंडीशन ये आ गया, और पावर के लिए कंडीशन ये आ गया। अब सर ये क्यों है? इसको तो समझ में आ गया कि ये क्यों है। सर अगर यहाँ पर 0 भर देंगे तो हम जिसको बोल रहे हैं 6 टर्म का, वो 6 टर्म नहीं 5 टर्म का हो जाएगा। मतलब ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। तो ये समझ में आया। सर ये फ्रैक्शन और नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इसके पीछे क्या रीजन है सर? सर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 4.5 ले लूँ, ठीक है, या माइनस एक्स पे पावर -5 ले लूँ। तो देखो, जब भी बेटा पावर लोगे, जैसे x पे पावर 6 है तो कितने टर्म्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी भर लो, ये आपकी मर्जी, कोई भी रियल नंबर भर सकते हो, कुछ भी रियल नंबर। यहाँ पर मान लीजिए 2 भर दिया किसी ने √3 भर दिया, किसी ने 5 भर दिया, किसी ने 3 भर दिया, किसी ने 1 भर दिया। 0 भी भर सकते हो। 0 कर दोगे तो वो टर्म भी गायब हो जाएगा, उससे मतलब नहीं। हमें तो मतलब इससे है। सर प्लस लो कि माइनस लो, किसी में प्लस ले लो, किसी में माइनस ले लो, ये आपकी मर्जी है। पूरा प्लस ले लो, पूरा माइनस ले लो, आपकी मर्जी। और यहाँ पर एक चेक करेंगे। शुरू में हमने बताया था कि अगर 6 पावर है, मैक्सिमम पावर 6 है, तो मैक्सिमम टर्म कितने बन रहे हैं? 7। अगर आप सोच रहे हैं कि सर मुझे तो नेगेटिव भी लगाना है, तो बेटा नेगेटिव लगाने के लिए आपको ना 0 से आगे जाना पड़ेगा। ओके, 0 से आगे जाने के लिए आपने करना है कुछ इस तरह का काम, ऐसे x पे पावर, मैं बोलता हूं ठीक है सर -1। ओके, यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा अपना, तो मैं प्लस ले लेता हूँ, प्लस माइनस दोनों में लगा देता हूँ। और इस बार मैं बोलता हूँ ठीक है सर, यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 3 लगा लीजिए, है ना। तो अब देखो टर्म्स कितने हो गए? फिर 6 पावर है तो टर्म्स 8 हो गए। तो अब एक बार अगर नेगेटिव का दरवाजा खोल दिया जाए तो इस तरह से, तो फिर -1 के बाद -2 -3 -4, तो ये हमारे एक रूल में फिट नहीं बैठेगा ना। हमने तो अभी एक रूल बना दिया, लेकिन ये रूल यहाँ पर अगर नेगेटिव लगाना शुरू कर दें तो ब्रेक कर जाएगा। एक तो ये बचा हुआ कि सर इसलिए पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से रूल ब्रेक कर रहा है। दूसरा रूल इस फ्रैक्शन की वजह से भी तो ब्रेक कर रहा है। कैसे सर? ये कैसे? चेक कर लेते हैं। देखो इस 4 और 3 के बीच में 4.5 आता है, तो मैं लिखता हूं एक टर्म अपनी तरफ से, प्लस माइनस लगाकर, ये देखो प्लस माइनस लगाकर मैंने क्या किया, x पे पावर 3.5 होगा, हाँ 3.5 भी तो लिख सकता हूं। अब 3.5 का क्या मतलब होता है? 3.5, 7/2 है ना। तो चलो मैं 7/2 ही लिख देता हूं। ये कि सर x पे पावर इस और इसको बीच में रखते हैं ऐसे, और यहाँ पर जो है ना फ्रैक्शन कुछ भी ले लो, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट जो है ना 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसको बीच में ला देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए इसको हटा दिया मैं, तो अभी तो सर 6 है पावर, तो 7 होने चाहिए। 7 तो पहले से थे, आपने एक और घुसा दिया तो 8 हो गए। और अगर इसको एंट्री मिल गई तो और भी तो इनके बीच में, ये होल नंबर के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शन है, वो भी तो एंट्री मारेंगे। तो फिर हमारा रूल ब्रेक कर जाएगा कि कितने हैं। अगर मैक्सिमम पावर 6 है
तो कितने टर्म्स होने चाहिए, रूल ब्रेक कर जाएगा। ये वजह बनता है कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो उसके अलावा और क्या होना चाहिए, जो मैक्सिमम पावर है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ दैट डिग्री। ठीक है, जिस डिग्री का है उस डिग्री का ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। अच्छा जी, ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अच्छा, पहला पेज किधर गया भाई, इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, ठीक। चलिए, सही है। अब ये तो पॉलिनोमियल हो गया। अब क्या एग्जांपल बनेगा कि सर कोई कोई नंबर नॉन पॉलिनोमियल ना हो। चलिए, जैसे देखिए, अब ये मैं लिखता हूं, ये मेरे पास एक नंबर है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिएगा, ये पॉलिनोमियल, अब मैं ऐसा ऐसा चीज लिख रहा हूं जो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लीजिए 2x पे पावर 3 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 2 प्लस, ये x पे पावर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, गड़बड़। उसके बाद x पे पावर 2 अपॉन 5। ये अब कोई मुझसे पूछे कि सर क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मैं बोलूंगा अच्छा डिग्री चेक करो। तो इसको जरा चेक करते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। तो सही से एक बार इसको लिख लें। तो ये हो गया 2x पे पावर 3 प्लस 1 x पे पावर -2 एंड प्लस x पे पावर 2 अपॉन 5। ऐसे x पे पावर 2 अपॉन 5। मैक्सिमम पावर तो सर 3 है, तो थर्ड डिग्री का ये पॉलिनोमियल माना जाएगा। अगर थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल माना जाएगा तो हमारा अभी हमने सीखा था कि सर पावर क्या क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो फिर सर ये तो गड़बड़ हो गया ना, तो फिर ये तो नहीं होगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी ये जो है नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो सर ये क्या है, ये है क्या, कोई एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। वरना तो हम किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नहीं, कंडीशन है उसके लिए, है ना। एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, यानी बेसिकली एक वेरिएबल भी होना चाहिए। इन सारे चीजों के बीच में एक वेरिएबल भी होना चाहिए। जैसे हमने 5 तो लिख दिया था, तो 5 में आप बोलेंगे सर 5 में कहां से वेरिएबल है, तो बेटा है ना 5x पे पावर 0, मैंने 5 ही तो लिखा है, अभी भी वेरिएबल आ गया ना। हाँ, तो ये वजह है ना। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा और, क्योंकि रूट वाला चक्कर हमें थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो चलिए एक और लिखते हैं, एक और ले लेते हैं हम लोग कि ये देखिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे x पे पावर -2 प्लस √x। अब ये क्या पॉलिनोमियल है सर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। -2 तो समझ में आ रहा है सर, ये तो नहीं है। तो चलो मैं -2 को हटा देता हूं, इस माइनस को मैंने हटा दिया। अब बताओ x पे पावर 2 हो गया, ये x पे पावर 2 हो गया है √x। तो देखो बेटा, ये जो है x पे पावर 2 तो है अपनी जगह पर, प्लस ये जो है ये क्या है, ये सर x पे पावर 1/2 है। ये तो पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये रूट में नहीं आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो वेरिएबल है आपका, वो भी रूट में नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि रूट में आएगा तो इसका मतलब उसका पावर फ्रैक्शन में है। या फिर ऐसे देखिए, कोई ऐसे लिख दे कि सर ऐसे, सॉरी, और ये x होगा, यहां पर x लगाए, यहां पर 2 लगा दे, यहां पर 3 लगा दे। अब ये बोले कि सर हाँ ये क्या कोई पॉलिनोमियल है, और यहां पर x² लिख दे, 5x² प्लस ये ना। सर ये पॉलिनोमियल नहीं, क्यों, क्योंकि देखो 5x² तो अपनी जगह पर सही है, प्लस करूंगा और इसको जब मैं ऐसा तोड़ूंगा तो क्या निकलेगा सर, 3/2 होगा। इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो ये पावर कैसा हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। बुक्स में क्या दिया था, हाँ ठीक है, ओके। सो ये बुक्स में यही सारी चीजें समझाई गई हैं। अब बात की गई है कुछ और 2-4 पॉइंट पर बात कर लेते हैं हम लोग, बेसिक बातों पर, है ना। हाँ, अब ये समझो कि एक होता है एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैं इसको लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस y। दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन। कुछ भी वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख दीजिए, वो एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ भी लिख दो जिसमें एक वेरिएबल होगा, सब क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। इवन दो कांस्टेंट नंबर भी लिख दोगे वो भी एक्सप्रेशन है। बट कांस्टेंट नंबर, जो कांस्टेंट नंबर है उसका वैल्यू पता है तो फिर हम उसको बोलेंगे ना ना ये एक्सप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा हमें पता ही है। अच्छा जी, इसके आगे एक चीज और होता है, इक्वेशन। अब इसी चीज को मैं देखो लिखूंगा इसी चीज को मुझे लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस y इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, दिस इज नॉट इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना। तो ये आप जरा समझ लीजिए कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर किया जाता है, बीच में इक्वल का सिंबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। और एक्सप्रेशन में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का वैल्यू हमें नहीं पता होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इक्वेशन मींस वेरिएबल दिया तो रहता है लेकिन उस वेरिएबल का वैल्यू हम पता कर सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू पता कर सकते हैं ना जब इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो। लेकिन इसमें क्या पता करोगे, इसमें तो जो रख दोगे सब सही है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें हर चीज पॉसिबल नहीं है, कुछ भी रख दोगे तो पॉसिबल नहीं। हालांकि एक 2 वेरिएबल है तो पॉसिबल है, लेकिन कुछ भी रख दोगे तो नहीं, वो एक सीरीज बनेगा कि x का ये होगा तो y का ये होगा। ये आप क्लास 9 में पढ़े हो, तो भी एक सीरीज होगा। लेकिन यहाँ पर मैं x की जगह पर कुछ भी और y की जगह पर जो मन करे वो रख दूं, सब सही है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अच्छा, इसी में फिर मैं मान लो कि मैं इक्वेशन अब ले लेता हूं, है ना। नाउ आई विल टेक इक्वेशन। जैसे लिखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। मैं पहले लीनियर इक्वेशन लेता हूं, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये। फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। फिर ले लेता हूँ 5x पे पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसी तरह से आगे आप बढ़ाते जाओगे, मैक्सिमम पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर ऐसा चलते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और ले लेता हूँ, सिर्फ 5x पे पावर 0, ये भी ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0, ऐसे कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि सर इस तरह से तो ये बढ़ रहा है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, जीरो एंड जीरोस। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इसमें मैं x की जगह पर क्या वैल्यू रख दूं कि ये सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड जीरो और जीरोस। दो वर्ड्स आपको मिलेंगे बुक्स में कि भाई जीरो एंड जीरोस क्या है, तो ज्यादातर यही रहता है जीरोस, जीरो भी ले लेते हैं हम लोग, है ना, दो वर्ड। तो देखो जीरो क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन जब निकलता है तो उसको हम जीरो बोलते हैं। जीरोस क्या बोलते हैं कि सर एक से ज्यादा भी तो सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशंस में। हाँ होते हैं, क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो समझ जाइए। जैसे इसमें ये एक ही सॉल्यूशन निकलेगा इसमें, क्योंकि ये लीनियर है, मैक्सिमम पावर 1 है। लेकिन यहाँ पर सर मैक्सिमम पावर अगर 2 है ना तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है ना तो 3 सॉल्यूशन भी निकल सकते हैं, इसमें 2 सॉल्यूशन भी निकल सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 ही निकलेगा। ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं निकलेगा, हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 3 है ना, ऐसे भी कुछ भी नहीं निकलेगा, ये भी हो सकता है। बट 3 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है और 1 भी ना निकले, यानी इससे कम ही निकलेगा। ट्रू है ना, तो सॉल्यूशन जो निकलेंगे 2 से कम ही होगा। और 2 से कम क्या होता है, 1 होता है और 0 होता है। यही हमने जो समझा था, यहाँ पर x पे पावर 1,
यहाँ पर x पे पावर 0 है, 3 को 3x पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन की बात की जा रही है, तो जब एक से ज्यादा सोल्यूशन आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा तो क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। तो इन दोनों में क्या होगा, जीरो 100% जीरो ही निकलेगा, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, जीरोस भी हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा सोल्यूशन भी आ सकते हैं। मींस द वैल्यू ऑफ x who satisfy this equation, that is called zero and zeros. Okay, if there is a single solution, this is called zero, and if there is multiple solution, that is called zeros. तो जीरो और जीरो समझ में आया, एक्सप्रेशन और इक्वेशन समझ में आया। अब इसके आगे एक चीज और है, रूट। थोड़ा रूट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक हो गया रूट हमारा, ठीक है। अब देखो क्या है कि रूट थोड़ा सा चीज तो यही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 3x, फिर y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, फिर y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी मैं फिलहाल 3 ही ले रहा हूं। तो यहां y और x में क्या चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। y, ओके, x एक्सिस, y एक्सिस। आपको पता है क्लास 9 में आप लोग पढ़े हो कि हर एक इक्वेशन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो अगर मैं उस ग्राफ को बनाता हूं, ठीक है ना बेटा, अगर मैं उस ग्राफ को बनाता हूं तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x, ये क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 0 है। तो इसका भी मान लीजिए ग्राफ कुछ एक ऐसे बना देता हूं मैं, y इज इक्वल टू x 1 2 3 1 2 3, x की जगह पर हमने 0 रखा तो y 0 बन गया, तो 0 0 से तो जाएगा। x की जगह पर 1 रखा तो y 3 बन गया, x की जगह पर 1 y 3, तो ये समथिंग यहाँ, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये तो ये ग्राफ है बेटा। और इसको मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 3x, 9 में पढ़ा है आपने, ओके। उसी तरह से y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का भी ग्राफ बनेगा, है ना। ये जब हम ग्राफ पे आएंगे तो देखेंगे, बट मैं थोड़ा सा बस कि आपको आइडिया पड़े, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का ग्राफ ये बनेगा कुछ ऐसे ऐसे बन जाएगा। फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी बनेगा। तो अब देखना ये है कि इस ग्राफ पे कई सारे पॉइंट्स हैं। देखिए जैसे ये पॉइंट है, इसका x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है। ये पॉइंट है, इसका भी x एक्सिस है, y एक्सिस है। रूट का ये मतलब होता है कि इस x की जगह पर कौन सा वैल्यू मैं लूं कि y 0 बन जाए, क्योंकि जब ये लाइन ये देखिए बहुत सिंपल सा है ना, ऐसे। तो भाई ये किसी का इक्वेशन है, मान लो y इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पर a और b क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, x क्या है, वेरिएबल है। a और b जो है, ये a और ये b, ये कोई कांस्टेंट नंबर है, और x क्या है, वेरिएबल है। x और y वेरिएबल है, x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, तो ये हमारा, और इसका ये ग्राफ है। तो बेटा x की जगह पर, क्योंकि x वेरिएबल है, a और b तो कांस्टेंट, तो ऐसा क्या x का वैल्यू रखूं कि y 0 हो जाए, यानी यहाँ का वैल्यू, यहाँ पर x क्या है, x तो सर कुछ है, लेकिन y क्या है, y की तरफ देखेंगे तो यहाँ आएगा, y की तरफ देखेंगे तो यहाँ आएगा, तो यहाँ y क्या है, 0 है। तो वही बात कि सर इस पॉइंट पर अगर x का वैल्यू मैं बोलता हूं कि सर इस पॉइंट पर x का वैल्यू x1 है, ठीक है, तो सर x1 ही इसका क्या होगा, रूट होगा। दिस इज व्हाट रूट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो सर 0 ही क्यों लेना है, 0 ही क्यों लेना है रूट के लिए, ठीक है, आगे समझ लेंगे कि 0 ही क्यों लेना है, बट आप फिलहाल के लिए इतना समझो कि भाई कोई भी आप इक्वेशन लिखो, ठीक है ना, इक्वल इधर साइड, मतलब एक वेरिएबल मान लो, दूसरे वेरिएबल को फिर 0 मान लो, उस तरह से इक्वेशन लिखना है, यानी ये 0। तो x की जगह पर मैं क्या रखूं कि पूरा का पूरा इक्वेशन या तो 0 बन जाए या तो y 0 हो जाए, बात एक ही है। अब जैसे यहां पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 12,
तो सर x की जगह पर क्या रख दूं कि ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए। ये सर ये 0 कभी कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा सर 0? आज समझ में आ रही है? तो पहले तो मैं एक काम करूंगा कि इसको ऐसे लिखूंगा कि सर 3x + 5 दोनों तरफ इक्वल है ना बेटा, तो माइनस कर दूंगा। अब देखो 0 बन गया कि नहीं बन गया। और अब मैं बोलूंगा सर ये इक्वेशन जो रहा 3x - 7 = 0, ये हो गया। अब जो आपका शुरुआती ये इक्वेशन था असल में ये है, ये वाला ये वाला ये वाला एक ही चीज तो है। तो अब मैं बोलूंगा कि अब बताओ x की जगह पर मैं क्या रख दूं, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है ये पूरा क्या बन जाए, 0 के बराबर हो जाए, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, और इसी को मैं इस 0 को हटाकर यहां से, मैं इस 0 को हटाकर यहां पर मैं बोलता हूं कि सर ये y है, ये y है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर x की जगह पर ऐसा क्या रख दूं कि y 0 बन जाए। क्या ये बात क्लियर है? x की जगह पर सर, x की जगह पर ना आप 7/3 रख के जरा चेक करिए तो ये 0 बन जाएगा y। तो ग्राफ में उसको इसी तरह से, क्योंकि हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है जो y और x के टर्म में होता है। ये y और x ही है, यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, ये x एक्सिस y एक्सिस। तो ठीक है कि भाई x की जगह पर क्या ऐसा वैल्यू रख दो कि वो पूरा का पूरा इक्वेशन 0 बन जाए, या फिर अगर वो y और x के टर्म में दिया है कि इधर मैं x की जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रख दो कि ये y 0 बन जाए, इधर x की जगह पर क्या वैल्यू रख दो कि 0 बन जाए, इधर x की जगह पर क्या वैल्यू रख दो कि 0 बन जाए। तो वो जो रखूंगा ना वही रूट्स कहलाता है। किसका? इसी का। क्योंकि ये तीनों अलग अलग, मान लो यहाँ पर एक वैल्यू मैं रखता हूं a, वेरिएबल में बात कर रहा हूं है ना, a का कुछ वैल्यू है मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं a, तो मैं बोलूंगा a इज द रूट ऑफ y = 3x। ओके, फिर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे एक नंबर पता है, सर यहाँ पर b रख देंगे ना x की जगह पर, तो ये y 0 बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा b इज द रूट ऑफ y = 3x + 1। और इधर बोलता हूँ कि c एक नंबर है मेरे पास, मुझे पता है, गारंटी है, गारंटी दे रहा हूँ कि x की जगह पर यहाँ भी है, यहाँ भी रख दोगे ना तो ये y 0 बन जाएगा। और सर c के अलावा भी मेरे पास नंबर है। क्या क्या नंबर है भाई, क्या नंबर है आपके पास? तो मैं बोलूंगा c के अलावा एक और नंबर है d। दो वैल्यू है मेरे पास, इन दोनों को यहाँ पर x की जगह पर रख दूंगा ना, यहाँ और यहाँ। एक बार d को रखता हूँ तो भी y 0 बन जा रहा है, c को रख रहा हूँ तो भी y 0 बन जा रहा है। तो मैं बोलूंगा सर यही c और d ना रूट्स है, इसके रूट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ये बात, है ना। तो रूट्स और 0 में सिमिलर चीज है, मतलब थोड़ा सा फर्क है बस। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, इस पर गौर करिए, एक बार समझ में आ जाएगा, है ना। ये ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है, तो भाई इक्वेशन को सेटिस्फाई जो कर दे, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो जीरोस कहलाएगा, 0 या जीरोस। लेकिन जो y के टर्म में दिया, जहां 0 की जगह पर y लिख दिया मैंने, और बोलूं कि अब बताओ क्या रख दूं कि y 0 बन जाए, दैट इज कॉल्ड रूट्स। तो रूट्स और 0 ऑलमोस्ट सेम चीज है ना, समझ में आई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहां से अब जो है इसमें क्या दिया है जरा देख लेते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा ना रूट्स पे ही बात कर रहे थे, तो और थोड़ा सा रूट पे बात कर ही लेते हैं ना। हाँ, अब देखिए रूट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। y = 3x, y = 3x। यहां पर मैं लिखता हूं y = 3x + 5, और मैं 1 बाई 1 रूट निकालूंगा। y = 5x², या सिर्फ स्क्वायर ले लेता हूं, y = x² + 5x + 6। ठीक है, ये तीन इक्वेशन मैंने लिया, और मैं बोलता हूं कि भाई x की जगह पर क्या रख दूं कि y 0 बन जाए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। भैया इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला ले लीजिए y = 3x, x की जगह पर क्या रख दूं कि ये 0 बन जाए। तो क्यों ना मैं इसको 0 मान लूं फिर ऐसे। तो x = क्या बन जाएगा, x = सर 0 बनेगा, 0 / 3 ऐसे हो जाएगा। सो x = क्या हुआ, 0। तो मैं बोलूंगा इसका रूट्स क्या हुआ, 0 हुआ। ये मैं रूट्स लिख रहा हूं, ठीक है, रूट्स। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है सर y = 3x
+5। y की जगह पर सर 0 रख लीजिए। हाँ वही तो, क्योंकि क्या रख दूं y की जगह पर कि सॉरी x की जगह पर क्या रख दूं कि y 0 बन जाए। इस x की जगह पर क्या रख दूं, y 0 बन जाए, तो y को 0 मान लीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो साफ साफ दिखाया कि सर x इज इक्वल टू -3/5 हो जाएगा। ये होगा, देखिए अब चेक करके देख लीजिए। 0 3 x की जगह पर -3/5, नो थोड़ा सा 5/3 होगा, -5/3 होगा, है ना। थोड़ी सी गलती हो गई, x की जगह पर -5/3, तो यहां भी वही हो जाएगा। चेक कर लीजिए, x की जगह पर -5/3, ये रखा आपने, अच्छा इधर प्लस है पहले, तो ये कट गया तो 0 आ गया, तो चेक भी हो गया ये हमारा, तो ये हमारा 0 हो गया। तो यहां पर मैं बोलूंगा भैया इसका रूट्स क्या है, ये रूट्स है बेसिकली, -5/3 इसका रूट्स है। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट, सर इसका क्या होगा, चलिए इसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू x² + 5x + 6। ओके, अगर मैं इसको पहले 0 मान लेता हूं, इसको सॉल्व करूंगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा -3 एंड -2, ठीक है। x का वैल्यू जो होगा वो माइनस, यानी ये आ जाएगा x + 3 एंड x + 2, और यहां से निकलेगा कि सर x का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा एक तो -3 आएगा, x का वैल्यू एक -2 आएगा। ये आप ऑलरेडी जानते हो, है ना, 9th में कर चुके होंगे कि हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, इधर 0 मान लिया, तो x + 3 = 0, तो x का वैल्यू क्या -3, फिर इसको मानेंगे एक बार 0, x + 2 = 0, तो x का वैल्यू -2। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि सर इस वाले केस में -3 और -2 ये दोनों क्या है, दोनों रूट्स हैं, दो रूट्स हैं। ये क्लियर है। अच्छा, तो हमने ये दिखाया था, अब एक ग्राफ ले लेते हैं, है ना, फटाफट एक ग्राफ ले लेते हैं। ये ग्राफ है x, देखिए थोड़ा ग्राफ अच्छा ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा ग्राफ हो गया, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। पहले वाले का मैं बोलूंगा कि सर रूट्स कहां पे है, कहां पर ये इस ग्राफ का जो भी लाइन बनेगा भाई, इस इक्वेशन का कुछ तो लाइन बनेगा ना, वो लाइन x एक्सिस को कहां पर क्रॉस करेगा। इसका क्या मतलब हुआ सर, x एक्सिस को कहां पर क्रॉस करेगा, बेटा इसका ये मतलब हुआ कि वहीं पर y 0 होता है। जहां पर आप कोई भी लाइन लो, देखो ऐसे आपने कोई लाइन ले लिया, ये आपने कोई लाइन ले लिया, तो इस पॉइंट पर ये आपने एक लाइन ले लिया, ये आपने एक लाइन ले लिया, ऐसे कैसे भी करके ले लिया, तो इस पॉइंट पर मैं बोलूंगा ना ये लाइन x को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो इन सारे चारों पॉइंट पर y क्या है, 0 है, और वही तो हम बोल रहे थे कि y 0 हो जाए, x क्या रखें कि y 0 हो जाए। तो सर इसके लिए तो x का कुछ वैल्यू होगा वही रख दोगे ना, अगर ये उसका ग्राफ है तो यहाँ पर y 0 है। तो यही बात हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए तो ये ले लेते हैं हम लोग, ये ले लिया हमने। अब ये वाला जो पॉइंट है, x का कुछ वैल्यू होगा ना, कुछ तो वैल्यू होगा ना, वही अगर मैं उठा के यहां पर रख दूं तो मैं बोलूंगा वही 0 यानी रूट है। अब रूट समझ में आया, तो चलिए ये तो बीचों बीच जाएगा, है ना, ये तो देखो बीचों बीच जाएगा, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे टेढ़ा रहेगा, तो इसी पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, ये रूट हो गया, यानी 0 खुद हुआ। फिर थोड़ा सा वो 5 है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से चला जाएगा, मेरे पास है कि भाई मैं 1 यूनिट कितना लेता हूं, ये मेरे हाथ में है, तो ये थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर से चला जाएगा, और ऐसे। ये आप लोग जानते हो, क्लास 9th में पढ़े हो, ये ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। कहां पर क्रॉस कर रहा है, यहां पर। अब ये रूट हो जाएगा, दूसरे वाले का ये रूट हो जाएगा, -5/3, यानी देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और वो मतलब ये माइनस डायरेक्शन में है तो 2 के ही बराबर है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो यही पर आएगा, है ना। ये आप 9 में पढ़ चुके हैं। अच्छा सर, तो इसके बारे में जरा बताइए, दो कैसे, ये एक लाइन है और लाइन तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर क्रॉस करेगा ना, ये तो सब समझ में आ गया कि एक रूट उसका एक रूट इसका, यानी x की जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रख दूं कि y 0 हो जाए। सर पहले वाले में 0 रख दीजिए, दूसरे वाले में -5/2 रख दीजिए, है ना, ग्राफिकली। बट इसके साथ कैसा, -3 -2, चलो देख लेते हैं। -3 -2 मान लो ये तो 2 हो गया, ये -3 हो गया ना, तो ये एक तो यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा,
सर ये क्या चक्कर है, लाइन इन दोनों से होके कैसे जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि ये लाइन जो है, कोई एक लाइन बनाओ जो ये मान लो -2 है और ये -3 है, क्या लाइन दोनों जगह से होके चला जाएगा? ना ना ना, या तो एक के ऊपर एक जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, या तो एक जगह क्रॉस करेगा, दो जगह से कैसे क्रॉस करेगा? यहां पर ये सोचने वाली बात है। और अगर आप सोचेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि सर इसका तो मतलब यही है कि जब भी मैं बोलूं इसको, एक मिनट, मैं बोलूं ये मेरा लाइन है और इसको क्रॉस करना है एक दूसरे लाइन से, इस पीले वाले लाइन से, लीजिए सर क्रॉस कर दिया, एक ही जगह क्रॉस करेगा। और अगर दो जगह क्रॉस कराना है तो इस लाइन को मुझे यहां से फोल्ड करा के ऐसे ले जाना पड़ेगा और तब जाके दो जगह क्रॉस होगा। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर 2 है ना तो मैक्सिमम 2 आते हैं। ओके, और अगर ऐसा हुआ दो जगह ये क्रॉस करेगा तो सर ये तो स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं। इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, मैक्सिमम पावर 2 अगर है तो इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ जब बनेगा, ये तो हमारा मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो सर जो ग्राफ बनेगा उसमें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं पैराबोला बनता है। ये एक्स स्क्वायर जैसे ही हो गया, ये लाइन मुड़ जाएगा ऐसे, समझ में आ रही है बात? हाँ, ये लाइन मुड़ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन दे देता है y = 5, इसका सर क्या मतलब हुआ? इसमें तो सर x है ही नहीं, इसमें तो सर x है ही नहीं, क्या करें इसका? x की जगह पर क्या रखूंगी? y 0 बन जाए, क्या रखें? y = 5। तो बेटा इस केस में आपको देखो ऐसा सोचना है कि a1 2 3 4 5, यहां पर x आ गया, ये 5 है, x के लिए ये क्या है? 5 है। तो आप ऐसा सोचो, ये सीधा लाइन रहता है, ये बेसिकली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, ये, और इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज व्हाट y = 5, y = 5। 1 मिनट, नो, ये तो x = 5 हो गया, y = 5 इधर से जाएगा। चलो इसको यहाँ 1 2 3 4 5 यहां पर है, ठीक है। तो हमें ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जब मैं उसमें y की तरफ देखूं, y की तरफ जब भी देखूं तो मुझे क्या मिले? 5 मिल जाए। अच्छा, y का 5 कहाँ है? y का 5 तो यहाँ है, ठीक है। तो मैं एक लाइन बना लेता हूं, शेप, ठीक है। ये चलेगा सर? हाँ चलेगा ये। एंड दिस इज व्हाट y = 5। अब देखो इस पॉइंट से जरा देखो y की तरफ, क्योंकि इसमें x नहीं देखना है, ये बोला जा रहा है भैया y जो है ना वो 5 के बराबर है। तो देखो हमेशा जिस पॉइंट पर मैं जा रहा हूं y क्या मुझे मिलेगा? जिस पॉइंट से ये 5 है, ये 0 1 2 3 4 5, y 5 मिल रहा है। उसी तरह से अगर ऐसे खींच दूं, ये सब क्लास 9 की चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकली, है ना, बेसिकली तो 9 का ही चीज डिस्कस हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाँ, शेप। अब ये देखिए, ये जो लाइन है ये क्या कह रहा है कि सर ये x = 5 है। जिधर भी इस पॉइंट कहीं से भी मैं देखूंगा, कहीं से देखूंगा x की तरफ, x कहां मिल रहा है? मुझे 5 मिल रहा है। तो ये थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाता है ना, कि अगर सर x = 5, तो अब आप बोलेंगे कि सर x की जगह पर क्या रख दूं कि ये 0 बन जाए? x और y है ही नहीं इसमें, ठीक है, इसमें x नहीं है, इसमें y नहीं है। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि भाई रूट्स क्या होता है ना, रूट्स को हमने समझ लिया। अच्छा, अब इन्हीं रूट्स का आपस में रिलेशन जरा देख लेते हैं। ये देखिए, तो मैं एक जनरल फॉर्मेट में अब इक्वेशन को लिखता हूं, ठीक है बेटा। मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा था y = 3x + 5, ये लिखा था हमने। अब मैं इसको थोड़ा सा वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख लेता हूं, y = mx + b, या फिर आपके बुक के ने जैसे दिया ना वैसे मैं लिखता हूं, मैं वो वाला ही लेता हूं, y =
ए एक्स, बेसिकली ये एन के जैसा लगने लगता है, ए एक्स प्लस बी, ये मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब मुझे ये पता करना है कि सर मैं x की जगह पर क्या रख दूं कि y 0 हो जाए। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू, ये देखिए a x प्लस बी, पहले तो ये मान लेना पड़ेगा कि ठीक है भैया y 0 है। अब चलो 1 बाई 1 सॉल्व करें हम लोग। ये b इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू a x। ये मुझे क्या किसका वैल्यू निकालना है सर, x की जगह पर ऐसा क्या रख दूं, चलो भाई x इज इक्वल टू, इधर ये हो गया माइनस बी अपॉन, एक इधर आ जाएगा नीचे, तो ये हमारे सामने एक आ गया ऐसा कि सर x का जो वैल्यू आया, वो x का जो वैल्यू आया सर यहां पर x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ओके, माइनस बी अपॉन ए, सर ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और यही क्या है, दिस इज व्हाट रूट, ये लीनियर इक्वेशन, दिस ये क्या है क्या भैया, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो x की जगह पर क्या रखो सर, x की जगह पर माइनस बी अपॉन ए रख दीजिए, y 0 बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, चेक कर लो बेटा, a प्लस, सॉरी a प्लस नहीं, सॉरी a, x की जगह पर देखिए क्या रखे, माइनस बी अपॉन ए रख ले, माइनस बी यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन ए, एंड फिर क्या है प्लस बी, और देखिए यहां पर y की जगह पर हमने पहले ही 0 रख लिया था, तो क्या हो जाएगा, a से a क्या हुआ, a से a कट गया, माइनस बी प्लस बी, देखो 0 आया कि नहीं आया, माइनस बी प्लस बी, 0 आ गया। तो ये हुआ 0 आ गया, यानी क्या रख दे कि 0 आ जाए, यही हो गया रूट्स। ओके सर, ये तो लीनियर इक्वेशन था, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है जिसमें पावर 2 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इस वाले में और इस वाले में जरा कंपैरिजन करिए, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उधर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर के पावर को बढ़ा दिया है ना, यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर x पे पावर क्या है 0 है। अब x पे पावर 2 करोगे तो यहाँ पर x पे पावर 1 आ जाएगा, और x पे पावर 0 के लिए एक और चला जाएगा, यानी यहाँ पर x पे पावर 0 है। c एक कांस्टेंट टर्म है और इसको मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x पे पावर 0, x पे पावर 0 बेसिकली क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 से c का मल्टीप्लाई करोगे तो c ही आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसमें मैं बोलता हूं थोड़ी देर के लिए, देखिएगा कि भैया x की जगह पर ऐसा क्या रख दूं, तो मुझे पता है ना, मुझे पता करने के लिए मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा। जैसे इधर हमने देखिए फैक्टराइजेशन किया है, यहाँ पर इसका हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया है, ये आ गया, और इधर एक बार इसको हमने 0 माना, ये आपने किया हुआ है, एक बार इसको 0 माना और यहां से वैल्यू निकाल दिया, तो दो वैल्यू आ रहे हैं। इसका मतलब सर दो रूट्स हैं, हाँ दो रूट्स होते हैं इसके। तो मैं ये मान लेता हूं कि ठीक है, एक रूट को मैं अल्फा मान लेता हूं, एक रूट को मैं बीटा मान लेता हूं, कुछ इस तरह से, ठीक है ना बेटा। और यही हमारे रूट्स हो जाएंगे भाई, इसका कुछ तो आएगा ना। क्या ऐसा सर x की जगह पर रख दें, तो सर यहां तो सर अलजेब्रा यूज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं यहीं से इसको कंक्लूड करता हूं। तो सर यहां पर x का जो वैल्यू 1 आ रहा है उसको हम बोलते हैं अल्फा, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना चाहिए मुझे। सर x का एक वैल्यू है, इसको हम अल्फा बोलेंगे, और सर x का दूसरा वैल्यू है, इसको हम बीटा बोलेंगे, ये। और इन्हीं को अगर मैं x की जगह पर रख दूं ना,
एक बार इसको अल्फा स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी रख दूं तो वाई 0 हो जाएगा। और दूसरी बात सर ए ये बीटा है ना, बी को थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, ये बी अलग है ये अलग है, ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है। जैसे इधर कुछ वैल्यू था, ये x की जगह पर ना बेटा आप रख के चेक करो ना, देखो ये चीज और ये चीज सेम है तो x की जगह पर -3 रखो, -3 + 3 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय x + 2, x + 2 का कुछ भी वैल्यू आए 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो ही जाएगा ना। उसी तरह से x का वैल्यू -2, यहाँ -2 रखो, यहाँ पर रखोगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय +1 0 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू है, ये अल्फा बीटा क्या है, वैल्यू है। ठीक, अब इस अल्फा बीटा का भी एक रिलेशन होता है। जैसे यहां पर 0 क्या था, यहां पर सर 0 है -b/a, ठीक है, बस एक मान लो मैंने ये बोला कि ठीक है बेटा इस अल्फा को ना तुम ऐसा बोलो गामा, सॉरी यहां पर जो 0 है इसको गामा बोल दो, हो सकता है ना, या लैम्डा बोल दो। चलो लैम्डा क्लास 9 में पढ़ा है आप लोगों ने, फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना। मैं बोलता हूं सर इसको लैम्डा बोलो, इधर वाले 0 को लैम्डा बोलो, तो बेटा इधर वाला 0 आया क्या, फिर इधर वाला 0 -b/a आ गया है। यानी जो 0 होगा वो इनके जो कोफिशिएंट है उसका उस जीरोस के साथ यानी उस रूट के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है सर। ये कोफिशिएंट ऊपर नीचे हो जाएंगे, बस कर देंगे ना ऐसा तो सर वो रूट्स आ जाएगा। तो इधर भी तो कुछ होना चाहिए, आया ना, इधर भी कुछ होना चाहिए। चलो इधर भी कुछ निकाल लेते हैं। तो देखो इनका होता है, अगर मैं ये बोलूं कि ठीक है यहां पर मैं लिखता हूं y, इसको मैं 0 मान लूंगा है ना, मान ही लिया मैंने, x की जगह पर अल्फा रखता हूं, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। अच्छा तो बेसिकली क्या होता है कि जब मैं इसको लिखता हूं ना तो देखो ऐसा बनेगा हमारा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ऐसा बन जाएगा इज इक्वल टू y। भाई हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, लो इस चीज का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसको जरा आप ना मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सर यहां से ये कैसे आया बेटा, मान लो यहां पर कुछ नंबर था, हमने फैक्टराइजेशन किया है ना, ये फैक्टराइजेशन हमने किया तो ऐसा है, जैसे इसको फैक्टराइजेशन किया तो ऐसा आया, क्लियर है ना। अच्छा इसके रूट्स क्या है, ये सर एक तो 3 था, -3 था, एक -2 था, तो x में से हमने देखो घटाया है, -3 को घटाया तो प्लस आ गया, इसको भी घटाया, तो जो रूट्स आया है उसको हमने x से क्या कर दिया, घटा दिया है। तो यहां भी हमने रूट क्या माना, एक रूट सर कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, उसको अल्फा मान लिया, दूसरा कुछ तो होगा उसको बीटा मान लिया, तो ये हमने घटाया, देखो इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाला आ जाएगा ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसको अगर मैं कंपैरिजन करूंगा ना तो मेरे पास एक रिलेशन बन के आएगा, ठीक है। आप इस एक को ना 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, आगे समझेंगे 1 क्यों मानना है। तो अब देखो मैं कंपैरिजन करता हूं, ये 0 मान लीजिए आप, तो अब मैं बोलता हूं कि ठीक है सर इधर मैं लिखता हूं ax², ये देखिए इसको हटाइए थोड़ी देर के लिए, इसको हटा देते हैं, यस ax² प्लस bx प्लस c। बेटा यही चीज तो ये है ना, यही चीज तो ये है, और यही चीज को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसको भी जरा लिख लेते हैं, है ना। सो x² मेरा जिस फॉर्मेट में है वैसे ही लिखूंगा, तो ये हो गया मेरा x² माइनस, यहां पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ओके, अल्फा को मैं ले लेता हूं ऐसे और बीटा को मैं ले लेता हूं सफेद से, ये ठीक। फिर x, तो x जो है ना, ताकि कलर से ना आप लोगों को तुरंत पता चलने लगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये इतना देर इसलिए हो रहा है ताकि आप लोगों को कलर का कंपैरिजन पता चले। अब देखो इसको कंपेयर करो आप,
जैसे इधर क्या था कि सर जो रूट्स आएगा उस रूट्स का इसके जो कोफिशिएंट है उसमें कुछ रिलेशन होता है क्या? हाँ सर होता है, ये होता है, देखो कोफिशिएंट एक बी है एक ए है, ये रिलेशन होता है, नेगेटिव बी अपॉन ए, ये रिलेशन होता है। तो सर ये तो लीनियर था ना, और ये क्वाड्रेटिक अगर है तो सर क्वाड्रेटिक में क्या ऐसा कुछ नहीं होता होगा क्या? हाँ हाँ क्वाड्रेटिक में भी होता है, बाद में हम प्रूफ करेंगे ना, अभी फिलहाल एक तरह से प्रूफ ही चल रहा है लेकिन अच्छे से प्रूफ करेंगे। दिस इज द ओवरव्यू, अभी हमने बुक्स को ही छुआ नहीं है ना। तो अब जरा कंपैरिजन करो, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो एक बात समझो कि ए जो है ना ये तो 1 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बी है और यहाँ पर, तो चलो कंपैरिजन पहले कर लेते हैं, ठीक है। सर यहाँ पर ए जो है ना ये बराबर है 1 के, ए जो है सर ये बराबर हो गया 1 के। अच्छा सर बी जो है देखो एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर ये एक्स, और यहाँ पर एक्स पे पावर 0, अल्फा इंटू बीटा एक्स पे पावर 0, सी एक्स पे पावर 0 है ना, तो ए तो हमारा हो गया 1। सर ये बी क्या है, ये समझ में आ रहा है? देखो बी यहां से यहां तक है, ये यहाँ तो प्लस है यहाँ तो माइनस है, तो बेटा यहाँ माइनस के सामने भी तो प्लस लगा सकता हूँ, प्लस माइनस मिलके माइनस ही तो होगा, क्लियर? तो बेटा बी जो है ना बेटा माइनस अल्फा प्लस बीटा है। अच्छा सर b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, अरे जा भाई b माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके ये अच्छा माइनस भी तो रहेगा, b जो है वो है माइनस, यहां पर माइनस लगाया हमने, ऐसा किया अल्फा प्लस बीटा, ये ओके सर b तो कंपेयर हो गया। देखो इसको बेटा इस वाले को इस वाले से कंपेयर करो, तो इधर भी x इधर भी x, तो ये सिर्फ b बचा और ये यहां से यहां तक बचा, ये पूरा हमने किया है। तो b किसके बराबर, माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। c किसके बराबर हुआ सर, c इसके बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा, लिख लो, लिख लीजिए c इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा। ये अब बेटा इसको ना कंपैरिजन करा, ये तो हमने कंपैरिजन करा लिया, अब चलो कुछ रिलेशन बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैं एक बात बोलता हूं कि ठीक है सर, मैं बोलता हूं कि इनका जो रूट्स आया है ना, यहाँ तो एक ही रूट्स था, तो एक रूट को क्या करोगे, ना जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो ना गुणा कर सकते हो ना भाग कर सकते हो, एक ही चीज का आपस में क्या करोगे, वो तो अकेला है। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि इनका जो रूट्स आए ना, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है सर, इनको जोड़ने पर तो माइनस हटाना पड़ेगा सर, तो ये वाला इक्वेशन को मैं ले लेता हूं यहां पर, ये देखो b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ठीक है सर ये a तो 1 है, अच्छा जी मैं इस माइनस को उधर भेज दूं क्या, भेज सकते हैं सर। तो अभी मैं चेंज नहीं करूंगा कलर, ऐसे लिख लेता हूं कि क्या ये बात अगर आपको मैं बोलूं कि सर माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अगर कोई बताए आपको तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? हाँ सर क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ सही चल रहा है, देखिए ये इधर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलता हूं बी में से जरा ए को डिवाइड कर दो, नीचे अगर मैं ए रख देता हूं तो इधर ए का वैल्यू रख दूंगा नीचे, क्या कहते हैं आप, हो सकता है ना ऐसे। तो मैं यहाँ पर देखो इसको इधर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, इस b को यानी इस माइनस b को मैं a से डिवाइड करता हूं, तो माइनस b डिवाइडेड बाई a। अच्छा माइनस b का वैल्यू क्या आया है, माइनस b का वैल्यू सर अल्फा प्लस बीटा आया है, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो सर a का वैल्यू तो 1 आया है, a का वैल्यू तो सर 1 आया है। तो देखो ये बढ़िया सा रिलेशन आया कि नहीं आया कि सर ये जो इक्वेशन है ना इसमें a b c कांस्टेंट टर्म है, इधर इक्वेशन क्या था a और b कांस्टेंट टर्म था, तो इनका और रूट का आपस में क्या रिलेशन था, अगर रूट लैम्डा है तो ये माइनस बी अपॉन है, सर इधर कांस्टेंट टर्म जो है ना b और a, तो माइनस बी अपॉन a कर रहा हूं ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा, सर 1 निकाल दो क्या, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो। तो मेरे पास एक अच्छा सा रिलेशन आ गया सर,
क्वाड्रेटिक में भी मिल रहा है माइनस बी अपॉन ए, यानी उनके कोएफिशिएंट का मैंने इस तरह से किया तो वो रूट इस तरह से आ रहा है, यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर रूट को जोड़ने पर ना ये कोएफिशिएंट को इस तरह से दिखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको जरा कंपैरिजन करो कि सर ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा इंटू बीटा। ओके सर, ये साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा इंटू बीटा ये तो सर सी के बराबर है, सी से कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा सर, सी के नीचे तो मैं ए लिख सकता हूं ना, लिख लो। और इधर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू तो सर 1 है, 1 को सर हटा सकता हूं ना, हाँ हाँ हटा सकते हो सर, ये तो हट गया। तो सी अपॉन ए क्या दिख रहा है सर, सी अपॉन ए जो है ना अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं सर, अल्फा इंटू बीटा ये, और ये हमारा बन गया एक दूसरा रिलेशन ये कि सर उसमें ए बी सी तीन कांस्टेंट है और 2 रूट्स हैं, x का तो वेरिएबल है, बट x का ऐसा कौन सा वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं कि y 0 बन जाए, उस टाइम वो वैल्यू जो है अल्फा है और बीटा है। वैसे x का जो भी वैल्यू रखोगे उसी हिसाब से y चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कौन सा रखो कि y 0 बन जाए, वही वाला अल्फा और बीटा है, 2 अलग अलग वैल्यू ऐसे आ रहे हैं जैसे इधर आ रहे हैं ये। ठीक, तो अभी मैं बोला कि ठीक है सर ये ए बी सी कांस्टेंट है, और यहां मैं देख रहा हूं कि उन्हीं रूट्स को जोड़ने पर ना ये कोएफिशिएंट आपस में कुछ इस तरह से बनते हैं, और इन्हीं रूट्स को मल्टीप्लाई करने पर ना कोएफिशिएंट कुछ इस तरह से रिलेशन दिखाते हैं। तो अब मैं एक चीज लिख सकता हूं कि सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहां पर देखिएगा सम ऑफ रूट्स इसका क्वाड्रेटिक का क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ रूट को लिखूंगा कैसे, अल्फा प्लस बीटा ये। अच्छा, फिर मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या होगा सर, ये होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा, लेकिन ये किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा सी अपॉन ए के, यानी अल्फा इंटू बीटा ये सी अपॉन ए के बराबर होगा। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल्स को समझा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को समझने के बाद पॉलिनोमियल्स में क्यों जो है मैक्सिमम पावर क्या होता है, क्यों होता है, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, टर्म्स क्या होता है, इन सब का आपस में एक दूसरे से जो है रिलेशन हम लोग समझते हुए फिर रूट्स को हमने समझा, जीरोस को समझा। ठीक है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर के ओवरव्यू को तो ले लिया, लेकिन अभी कई सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो अब हम लोग बुक्स की तरफ आएंगे और अगले पार्ट्स में हम बुक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।